हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं एक ऐसे रिपोर्ट के बारे में जो आज पाकिस्तानियों की छाती में तो आग जैसी लगी होगी, क्योंकि पाकिस्तानियों का तो मानना था कि ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने मल्टीपल राफेल्स को मार गिराया और डसॉल्ट एविएशन इतनी डिसअपॉइंट है भारत से कि भारत के साथ वो अपने आगामी जितने भी संबंध हैं वो तोड़ने का प्रयास कर रही है। आपने पाकिस्तानियों की तरफ से ये न्यूज़ तो सुनी होगी, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ है, उसके बाद पाकिस्तानियों की नींद उड़ी हुई है और अब पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस पर रिएक्ट कैसे करें। दरअसल आज डसॉल्ट एविएशन की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। डसॉल्ट एविएशन और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के बीच में एक बड़ा एग्रीमेंट साइन किया गया है और ये एग्रीमेंट उस इनिशिएटिव का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है जिसके अंतर्गत राफेल का निर्माण भारत में किए जाने की बातें सामने आ रही थी। और इसमें 4 प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, जहां पर राफेल एयरक्राफ्ट के जो फ्यूजलाज हैं अब भारत में बनाए जाएंगे। अगर हम इस एग्रीमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो एग्रीमेंट साइन किया गया है इसके अंतर्गत राफेल के जो रियर फ्यूजलाज हैं और इसके अलावा जो कंप्लीट रियर सेक्शन है, बेसिकली सेंटर फ्यूजलाज है और फ्रंट सेक्शन है, इसका निर्माण भारत में होगा। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि राफेल का कंप्लीट फ्यूजलाज मैन्युफैक्चरिंग जो होने वाली है ये भारत में ही होने वाली है। और बाकायदा टाटा ग्रुप के तरफ से हैदराबाद में जो एक प्रोडक्शन फैसिलिटी है इसको ओपन किया जाएगा, जहां पर इस स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी में ये जो एयरक्राफ्ट के फ्यूजलाज हैं वो बनाए जाएंगे। और इससे न सिर्फ भारत के एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज का एक प्रमाण हमें मिला है, बल्कि राफेल के लिए एक ग्लोबल सप्लाई चेन की बड़ी अपॉर्चुनिटी भी खुल गई है। ये बात हम जानते हैं कि डसॉल्ट एविएशन काफ़ी लंबे समय से प्रयासरत थी कि भारत में जो राफेल की मैन्युफैक्चरिंग है इसको शुरू किया जाए ताकि प्रोडक्शन रेट को इंक्रीज किया जाए। और अब यही क्रम में जो डसॉल्ट एविएशन है इसने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ जो चीज़ें हैं ये फाइनलाइज कर ली हैं। अब पहला जो फ्यूजलाज सेक्शन है इसको लेकर माना जा रहा है कि इस असेंबली लाइन से 2028 में रोल आउट किया जाएगा और प्रत्येक महीने तकरीबन 2 कंप्लीट फ्यूजलाज टाटा ग्रुप के तरफ से डसॉल्ट एविएशन को डिलीवर किए जाएंगे। इस पर बात करते हुए डसॉल्ट एविएशन के चेयरमैन और सीईओ एरिक ट्रैपियर ने कहा कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि राफेल के जो फ्यूजलाज हैं ये फ्रांस के बाहर कहीं पर बनाए जा रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण स्टेप है जो कि हमारी सप्लाई चेन को भारत में मजबूत करेगा और ये हमारे लोकल पार्टनर्स के लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जहां पर उन्हें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की और जो परख है वो देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा आने वाले भविष्य में ये चीज़ें और अलग स्तर पर जा सकती हैं, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। आपको बता दें कि डसॉल्ट एविएशन काफ़ी लंबे समय से ये मन बना के चल रही थी। और इस पर बात करते हुए सुकरन सिंह जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के, उन्होंने कहा कि ये पार्टनरशिप हमारे लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है और इंडिया के एरोस्पेस जर्नी में ये एक नई शुरुआत है जहां पर हम राफेल के कंप्लीट फ्यूजलाज का निर्माण करेंगे और ऐसे में हमारी जो टाइज है डसॉल्ट एविएशन के साथ वो और भी ज़्यादा मजबूत होंगी। अब इस रिपोर्ट के आने के बाद एक और नई डिबेट ट्रिगर हुई है कि क्या अब बेस्ट अपॉर्चुनिटी है भारत की एडिशनल राफेल्स को खरीदने की, क्या एमआरएफए को फाइनलाइज करने का ये बेहतरीन समय है, क्योंकि एमआरएफए में एक क्लॉज था कि राफेल फाइटर्स का निर्माण भारत में किया जाए, तो उसकी एक शुरुआत तो हो चुकी है। तो अब देखते हैं कि भारत सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। खैर, आप डसॉल्ट एविएशन के इस कदम को किस प्रकार से देख रहे हैं? हालांकि पाकिस्तानियों की तरफ से इसकी प्रतिक्रियाएं भी आने शुरू हुई हैं और पाकिस्तान इस समय समझ नहीं पा रहा है कि वो इस पर रिएक्ट कैसे करे, क्योंकि पहले उन्होंने फेक प्रोपेगेंडा किया कि राफेल की परफॉर्मेंस को देखते हुए बहुत सारे देशों ने डील कैंसिल कर दी। इसमें इंडोनेशिया का नाम मुख्य तौर पर चिन्हित किया गया, लेकिन बाद में इंडोनेशिया ने खुद पाकिस्तान के मुंह में भिगो के जूता मारा जब उन्होंने कंफर्म कर दिया कि कोई भी डील कैंसिल नहीं हुई है, बल्कि कुछ देश तो ऐसे हैं जो एडिशनल राफेल फाइटर्स की जो डील है वो फाइनलाइज करने वाले हैं। यानी कि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा किसी ने नहीं खरीदा, सब जानते हैं कि राफेल की परफॉर्मेंस कैसी है और राफेल ने किस प्रकार से यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। आपकी इसको लेकर क्या राय है? क्या भारत ने ये एक बड़ी अचीवमेंट वाकई अचीव कर ली है? आप जरूर बताएं। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है प्रोजेक्ट कुश को लेकर। प्रोजेक्ट कुश को लेकर हम लोग शुरुआत से ही कॉन्फिडेंट हैं कि आने वाले भविष्य में ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज को या तो प्राप्त कर लेगी या उससे आगे बढ़ेगा, और अब ऐसा ही हुआ है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक बड़ी कंफर्मेशन सामने आई है, जहां पर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कंफर्म कर दिया है कि प्रोजेक्ट कुश के अंतर्गत जो M3 इंटरसेप्टर मिसाइल विकसित की जा रही है इसकी रेंज 400 किलोमीटर होने वाली है। पहले माना जा रहा था कि M3 इंटरसेप्टर मिसाइल की रेंज 350 किलोमीटर तक होगी, लेकिन अब ये मिसाइल 400 किलोमीटर तक की स्ट्राइक क्षमता के साथ आएगी, जिसका सीधा मतलब ये है कि M3 इंटरसेप्टर मिसाइल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 40 N6E मिसाइल की रेंज के बराबर रेंज ऑफर कर रही है। और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है।
क्योंकि ये एक अपग्रेड है प्रीवियस 350 किलोमीटर रेंज का जो कि हमें बताया गया था। M3 मिसाइल का मुख्य तौर पर इस्तेमाल जो एनिमी के हाई वैल्यू एसेट्स हैं, जिसमें उनके एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट, जिसमें एवैक्स हो गए, इसके अलावा इन फ्लाइट रिफ्यूलर्स हो गए, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो गए जो कि एनिमी के एयर स्पेस के अंतर्गत ही ऑपरेट करते हैं, उनको एलिमिनेट करने में ये मिसाइल काफ़ी मदद करेगी। हमें प्रोजेक्ट कुश के अंतर्गत 3 मिसाइल्स देखने को मिलेंगी, जिनमें क्रमशः M1, M2 और M3 इंटरसेप्टर्स होने वाली हैं। यहाँ पर रेंज 150 किलोमीटर से लेकर अब 400 किलोमीटर तक देखने को मिलने वाली है। प्रोजेक्ट कुश भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस प्रकार हमारे इंडिजिनस सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी उपयोगिता को साबित किया है और जिस प्रकार से इन्होंने ये दिखाया है कि भारत के पास एडवांस वेपनरी बनाने की क्या कैपेबिलिटी है, उसके बाद प्रोजेक्ट कुश से उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो 3 मिसाइल बनाई जा रही है, ये अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई जा रही हैं। आइए जानते हैं पूरी चीज़ें। दरअसल अगर हम प्रोजेक्ट कुश के 3 इंटरसेप्टर मिसाइल की बात करें तो ये एक लेयर डिफेंस अप्रोच ऑफर करेंगी। जहां पर M1 इंटरसेप्टर की बात करें तो इसकी रेंज 150 किलोमीटर होगी और इसे इस प्रकार से विकसित किया गया है, ये शॉर्ट से लेकर मीडियम रेंज एंगेजमेंट करेंगी, जिसमें मुख्य तौर पर जो टैक्टिकल थ्रेट्स हैं वो न्यूट्रलाइज की जाएंगी, जैसे कि फाइटर जेट्स हो गए, ड्रोन्स हो गए या लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल्स हो गई, उनको ये टारगेट करेगा। और ये जो S-400 की 48N6 मिसाइल है उसकी तुलना के बराबर होगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें M2 इंटरसेप्टर मिसाइल की, तो इसकी रेंज क्रमशः 250 किलोमीटर होने वाली है और M2 बेसिकली शॉर्ट और लॉन्ग रेंज थ्रेट्स के बीच में जो एक गैप क्रिएट हुआ है उसको ब्रिज करने का काम करेगा। ये भी एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स और ड्रोन को लॉन्ग डिस्टेंस से इंगेज करने में सक्षम होगा और ये मुख्यतः हमारे आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को कॉम्प्लीमेंट करने का काम करेगी। उसके बाद बारी आती है M3 इंटरसेप्टर की, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर होगी और ये एक फ्लैगशिप मिसाइल होने वाली है जो कि एनिमी के लॉन्ग रेंज थ्रेट्स जैसे कि एवैक्स हो गए, रिफ्यूलर्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हाई एल्टीट्यूड जो मिसाइल्स हो गई उनको न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होगी। यानी कि निस्संदेह अब हम ये कह सकते हैं कि भारत भी S-400 जैसा एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की राह में अग्रसर है। अब बात करें इनके डेवलपमेंट की, तो अभी रिसेंट रिपोर्ट जो सामने आई थी उस हिसाब से अगर हम माने बात, तो ऑलरेडी जो M1 और M2 इंटरसेप्टर्स हैं ये फैब्रिकेशन स्टेज में आ चुकी हैं और दावा किया जा रहा है कि 2029 से 30 तक इनको डिप्लॉय कर दिया जाएगा। ऑलरेडी हमारे पास इस समय QR-SAM और इसके अलावा MR-SAM, आकाश सरफेस टू मिसाइल सिस्टम, आकाश NG से जो सिस्टम है ये उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन इन मिसाइल सिस्टम के आने के बाद बेसिकली जहां पर हम प्रोजेक्ट कुश की बात कर रहे हैं, जिसको आप एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भी कह सकते हैं, भारत की जो ताकत है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी और हमें एक लेयर डिफेंस नेटवर्क मिलेगा जिसको पेनिट्रेट कर पाना एनिमी के लिए भी आसान नहीं होगा। तो आसान शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि देसी S-400 इस समय अंडरलोडिंग है और बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेगा। आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के समकक्ष कोई एयर डिफेंस सिस्टम विकसित कर लिया है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।